कि 2024-25 आएगा, उसमें हम ये चीज़ें करेंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये स्कीम चलाएंगे, ओपीएस लाएंगे, इतनी नौकरी निकालेंगे। तो ये बजट एस्टिमेट्स है। आपने क्या किया यहाँ पर? टैक्सेस को प्लस किया, सब्सिडी को माइनस किया, आपके पास क्या आ जाता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसको हम डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम हो, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। बेसिक से लेकर के एडवांस चीज़। फॉर एग्जांपल बेसिक से आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एडवांस का मतलब ये हो गया कि जब आप बात करते हैं डाटा की, जैसे एक्चुअल डाटा, रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को हम यहाँ पर इस वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर इसमें डिस्कस किया जाएगा आपका। तो दिक्कत क्या होती है कि अभी तक आप हो सकता है जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें आप सोच रहे होंगे कि भैया एमसीक्यू वाले कर लेते हैं, 5 एमसीक्यू आएंगे। लेकिन आपको जब तक जानकारी नहीं है इकोनॉमिक सर्वे की, तो आपको बजट भी समझ में नहीं आएगा। इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक से लेकर जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, और साथ ही साथ में हमारा जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है वो 25 तारीख को होने जा रहा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्कॉलरशिप में एनरोल होने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, इसकी एक और वीडियो आएगी स्कॉलरशिप टेस्ट की। तब तक के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो नई वाली एप्लीकेशन हमारी आ रही है वो अभी अंडर मेंटेनेंस होगी। जैसे ही हमारा जो डाटा है पूरा का पूरा वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 25 तारीख मेंशन कर लीजिए, 25 तारीख को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। क्या उसमें होगा, किस तरीके से होगा, तो उसकी एक नई वीडियो होगी। खैर, इस वाली वीडियो की अब बात करते हैं, पर्टिकुलर इस वीडियो की, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023-24। और बजट भी अभी आ गया है। तो बजट किसके लिए आया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है? 2024-25 के लिए आपका बजट आया हुआ है। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, तो इन सभी बेसिक्स चीज़ों को यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम आपको भी समझ में आ जाएगा, तो अंत तक इस वीडियो को बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका तभी आएगा जब इस वीडियो पर 100-200 से लाइक ऊपर हो जाएंगे। और आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी फिर। खैर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या करती है, इकोनॉमिक सर्वे का पब्लिकेशन करती है एनुअली। हर एक साल ये आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल मिल जाता है बजट से पहले, उसके बाद आपका बजट आता है। जैसा कि अभी आया हुआ है, प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग बजट सेशन। अब बजट सेशन के दौरान इसको लाया गया है। अब ये बजट सेशन क्या होता है? देखिए, 3 सेशन होते हैं। एक आपका बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। तो बजट का जो सेशन चलता है वो आपका फेब से लेकर मई तक चलता है। मई में आप देखेंगे कि जो बजट है वो फुली जो है लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है। अभी बजट पेश हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2024-25 का अभी बजट पेश हुआ है, इस पर डिस्कशन होगी, फिर जाकर के इसको पास किया जाएगा। और दूसरा होता है हमारा मॉनसून सेशन, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। फिर आपका विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब इसमें होता क्या है आखिरकार, इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात की जाए, तो इकोनॉमिक सर्वे में डाटा ही तो होगा। सर्वे, सर्वे का मतलब हिंदी में मतलब हो गया सर्वेक्षण। तो उस सर्वेक्षण में हर एक चीज से डाटा लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ईयर में या पिछले जो साल था उसमें हमने पैसा कहाँ पर लगाया, हमने रोड कितने बनवाए, नए बनवाए, हमने हॉस्पिटल कितने बनाए, सड़कें कितनी बनाई, वहां पर पैसा कितना लगा, कौन सी नई स्कीम में हमारा इतना पैसा लगा है, तो वो सब चीजें इसमें बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो आखिरकार क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स एंड चैलेंजेस, किस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इनिशिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन, क्या हमें ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है और किस फील्ड में, हमें पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हॉस्पिटल नहीं बने हैं वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, सड़कें कम है तो सड़कें नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो वो हमें बताता है इस चीज़ के बारे में। और फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, पहले बताना भूल गए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल 2021 ये लिया हुआ है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2024 समझ लीजिए। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। तो शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से शुरुआत होती है। अगर हम आज की डेट बात करें, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक अप्रैल आया नहीं है। ठीक है, अभी फेब चला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में अगले साल का जो बजट था वो पेश कर दिया है ना। तो इसी से ही आप रिलेट करेंगे कि रिवाइज एस्टीमेट आखिरकार क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम जो ये चला हुआ है, फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है, वो 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर चला हुआ है। और हमने बजट पेश किसके लिए किया है, तो 2024-25 के लिए हमने पेश किया है। और हमने इकोनॉमिक सर्वे किसके लिए पेश किया है, तो हमने इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए पेश किया है 2023-24 के लिए, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, है ना, जो अभी चला हुआ है।
तो हमें पता चलेगा इन सब चीज़ों से। तो बजट का बेसिकली जो आइडिया है वही है कि हमें असेसमेंट सारे सेक्टर का, कि प्राइमरी सेक्टर में कितना है, टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का, इन सभी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, चाहे वो जीडीपी के लिए हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो आपका फसलें हो, कितनी फसलें उगाई गई हैं, कौन सी ज़्यादा फसलें उगाई है, कम फसलें उगाई गई है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, कौन सी नई पॉलिसी चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक व्यू हमें इसमें मिलता है। एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। फिजिकल परफॉर्मेंस हमें पता लगती है, प्रोग्रेस अक्रॉस मेजर सेक्टर उसमें हमें पता चलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें पता चलेंगी इस वाले पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो बेसिक सा आइडिया यही है। अब इसके लिए कहीं से डाटा तो हमें चाहिए ही होगा। तो डाटा का जो रिसोर्स होता है, या डाटा के सोर्सेज जो होते हैं, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे, या फिर कुछ अलग सोर्सेज होंगे, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नीति आयोग हो गया, लेबर ब्यूरो हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये सभी जो चीजें हैं, यहां से हमें डाटा मिलता है। उस डाटा का कंपाइलेशन करके, उस डाटा को देख करके, उसका एनालिसिस करके हम फिर इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो अलग अलग चैप्टर में होगा। जैसे कि हम एक बुक पढ़ते हैं तो उस बुक का अलग अलग चैप्टर होते हैं, वैसे ही इस इकोनॉमिक सर्वे के भी अलग अलग चैप्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला जो चैप्टर होगा वो एक जनरल व्यू होगा, कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडिया, या फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो उनकी इकोनॉमी किस तरीके से चली हुई है। क्योंकि इवेंचुअली तो वही सब चीजें, जैसे इंडिया की इकोनॉमी चली होगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी चली होगी, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है हिमाचल की इकोनॉमी को। हमें इसीलिए पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में आखिरकार क्या चला हुआ है और इंडिया में क्या चला हुआ है। और ज्यादा चीजें हमें, फॉर एग्जाम्पल इसका हमने 10% जाना, इसका हमने 10% जाना, और बाकी का जो 80% है वो हमें हिमाचल प्रदेश का जानना है इसमें, इस वाले में। तो पहले शुरुआत करेंगे वर्ल्ड से, इंडिया से, फिर आपका हिमाचल पर आएंगे थोड़ा सा सिर्फ। फिर दूसरा चैप्टर जो है आपका स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू, स्टेट की जो इनकम है वो कैसी है, उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। फिर आपका पब्लिक फाइनेंस है, टैक्सेशन वाला है, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन फाइनेंस वाला है। खैर हम इसमें अभी ये दो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे ही इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपकी अपलोड हो जाएगी। लेकिन आपको अंत तक बने रहना है, और अंत तक आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के समझ आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात की जाए, देखो वर्ल्ड इकोनॉमी की, पहले पूरे विश्व की इकोनॉमी की बात करते हैं कि कितनी प्रोग्रेस चली हुई है, क्या ग्रोथ रेट चला हुआ है। तो ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 2024 का 2.4% ग्रोथ रेट बताया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जनवरी 2024 का है ये। 2025 के लिए जो ग्रोथ रहेगी वर्ल्ड की इकोनॉमी की, वर्ल्ड बैंक ने ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से ये, तो 2025 में 2.7। और ये क्या है, कंपैरिजन अगर इसका करें 2010 से, तो 3.1% एवरेज जो बिलो है इससे, यानी कि उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं चली हुई है। और ये किसके कारण हो सकता है, ज्यादातर तो आपका कोविड के कारण, है ना, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है अलग अलग, आप देखेंगे कि सारी किसी ना किसी तरीके से तो इम्पैक्ट पड़ा ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर रिपोर्ट देखें तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी चली हुई 2023 में 3% की दर से ग्रोथ रेट चला हुआ है। 2024 में 2.9% ग्रोथ रेट होगा। अब ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं आप, है ना, इन्फ्लेशन फोरकास्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक आउटलुक नवंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वर्ल्ड का, 2023 में 2.9, 2024 में 2.7 और 2025 में 3%। ठीक है, एंड डिपेंडेंसी अगर देखा जाए तो ग्लोबल ग्रोथ हाईली डिपेंडेंट ऑन फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भारतवर्ष भी आता है, तो इसीलिए ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये देखा गया है कि जितनी भी फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज हैं वो हेल्पफुल हो रही है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। तो ये तो था आपका वर्ल्ड का थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव जो आप याद रख सकते हैं। ग्रोथ एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ फॉर इकोनॉमीज वर्ल्ड, चाइना एंड इंडिया। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ बताइए कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, या जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो आखिरकार क्या है। तो 2023 में आप देखेंगे 6.3%, 2024 में 6.3%। तो यहां पर तो स्टेबल ही आईएमएफ ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि 6.3% 2023 में, और 2024 में 6.4, 1% का यहां पर इंक्रीज, 0.1% का यहां पर ये बताया गया है। ओईसीडी के द्वारा 6.3, लेकिन यहां पर डिक्लाइन है 6.1, तो 0.2 का यहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। आईएमएफ तो सेम ही बता रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा ग्रोथ बता रहा है, और ओईसीडी डिक्लाइन बता रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन आएगा आने वाले समय में। तो ये तो हो गया आपका वर्ल्ड का।
अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो 2023 जो था भारतवर्ष के लिए एक स्पेशल ईयर था। कैसे? चंद्रयान देखते हैं आप, चंद्रयान जो मून मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। दूसरा, साथ में ही G20 का होस्टिंग जो भारत में हुआ, इसीलिए ये जरूरी हो गया, है ना, कि भारत के लिए 2023 जो था वो एक सक्सेसफुल ईयर रहा, या फिर हम कह सकते हैं एक स्पेशल ईयर रहा। ग्रोथ की बात की जाए तो एडवांस एस्टिमेट्स की, अब ये एडवांस एस्टिमेट्स क्या होता है इस पर थोड़ी देर में आएंगे हम। अभी ये इतना याद रखिए, जब हम नीचे की ओर आएंगे, हिमाचल पर पहुंचेंगे, तब हम बात करेंगे कि एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, बजट एस्टिमेट्स क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। तो ये कह रहा है कि एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप देखेंगे 7.3 का ग्रोथ रेट है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर देखेंगे तो 7.2% का ये ग्रोथ रेट है। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 अप्रैल से ये शुरू होगा, 31 मार्च को वो एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। डन। भारत का एम्बिशन ये है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाई 2025, और गोल ऑफ अचीविंग डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेटस बाई 2047, 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमिक स्टेटस हमें हासिल करना है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें 2025 तक बनना है। ये दो जो इश्यूज हैं वो आपको याद रखने हैं एलाइड के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको एलाइड का कोर्स देखना है तो आप एलाइड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, है ना। डेवलपमेंट फेज अभी जो चला हुआ है भारतवर्ष का, वो कैसा चला हुआ है, तो एस फेज चला हुआ है, एस कर्व फेज। लेकिन इस एस फेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउस होल्ड इनकम एंड एनर्जी कंजम्पशन। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, समय के साथ में, समय आगे की ओर है, तो समय के साथ में आपको अर्बन पॉपुलेशन एज परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी यहां पर हमें स्पीड देखने को मिल रही है, यहां पर स्लो चला हुआ था लेकिन यहां पर फास्ट चला हुआ है, और ये टर्मिनल स्टेज है। और भारत अभी कहां पर है? इस वाले स्टेज में। ये एस वाला जो कर्व है, ये ऐसे। और एस कर्व क्या दर्शाता है? अगर आपको पूछा जाए कि जो भारत का अभी डेवलपमेंट फेज चला हुआ है वो किस फेज में चला हुआ है, तो एस कर्व फेज में चला हुआ है। ऑप्शन आ जाएंगे, पी फेज, पी कर्व फेज, एस क्यू, जो भी आ जाएगा ऑप्शन, तो आपको क्या याद रखना है? एस कर्व फेज। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि करंट जो है भारत की इकोनॉमी वो 3.75 ट्रिलियन डॉलर है, और एम्बिशन क्या है कि 2027 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होता है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, तो अभी आप देखेंगे 2022-23 में 98,374 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, कि $1,183 इन रियल टर्म्स। तो इतना याद रखना है आपने, लगभग 98,000 जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो ये है। ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्टर वाइज। अब क्योंकि ये सेक्टर वाइज जानना जरूरी है हिमाचल में भी, तभी तो आप रिलेट कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है आप सीधे ही हिमाचल में चले गए, भैया इंडिया का जो था वो पता ही नहीं है कुछ। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक इकोनॉमिक सर्वे के स्टार्टिंग में हिमाचल का दिया होता है, वर्ल्ड का दिया होता है, भारत का दिया होता है। प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट 2.6%, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 4%। तो ये है प्राइमरी सेक्टर का। और यहां पर भी आप देख लेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जो ये है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्टर वाइज यहां पर भी बताया गया है। तो 2000 ये 21-22 का है, ये आपका 22-23 का हो गया, और ये 23-24 का हो गया। ये 22-23-24 का ये वाला 2.6% जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23, अच्छा ये वाला है 2022-23 में आप देखेंगे 4% ये वाला हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 2.6% ये वाला। तो ये 4 और ये 2, इन दोनों को ध्यान में रखिए। सेकेंडरी सेक्टर का ये वाला है, और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रियल जीडीपी, एंड दूसरा आ जाता है हमारे पास करंट जीडीपी, ठीक है। एक रियल जीडीपी है, एक नॉमिनल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी, दोनों में अंतर क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। हिमाचल पर आने दीजिए, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्कस करके उतना फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि जब हम हिमाचल का पढ़ रहे हो, जब तो आप इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, तब तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जीवीए में आप देखेंगे कि ट्रेड, होटल्स में इनने कितना किया, एग्रीकल्चर ने कितना किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने क्या किया। ये बात हो रही है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शियरी सेक्टर की, कि उसमें कितना ग्रोथ रेट आया। जीवीए, जीवीए क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड। हर सेक्टर में हर एक चीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितनी वैल्यू ऐड की। जीवीए इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी। कैसे? देखते हैं। कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस।
कि क्या बोला गया है, कांस्टेंट प्राइसेस। जब भी हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करेंगे तो आपके पास एक बेस ईयर होगा, तो ये है बेस ईयर, ठीक है। तो ये है बेस ईयर, कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर, उसको बोलेंगे आप रियल जीडीपी। जब आप बात करेंगे करंट प्राइसेस पर, फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं आज किसी बिस्किट का प्राइस जो है वो 10 रुपए है, ठीक है। आज बात कर रहे हैं आप 10 रुपए है, आपने 100 बिस्किट खरीद लिए, 1000 रुपए के आपने बिस्किट खरीद लिए, ठीक है। तो आपने सोचा कि भैया हमारे पास तो 1000 रुपए है। अब हो सकता है वही चीज अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पर देखते तो वो कुछ और मिल जाती है आपको 2011-12 के प्राइसेस पर, क्योंकि आपने उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं की, तब आपके पास 1000 रुपए आया उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू कम भी हो सकती थी, क्योंकि अब टाइम समय के साथ आप देखेंगे कि उसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो हो सकता है ज़्यादा लगी हो, लेबर का जो पैसा लगा वो ज़्यादा लगा हो, फिर जाकर के आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही हो। ऐसा नहीं आपने कुछ प्रोडक्शन बढ़ाया हो, प्रोडक्शन उतना ही है, प्रोडक्शन पहले भी 1000 था, बाद में भी 1000 है, लेकिन आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, आपका जो मशीनरी का पैसा है, लेबर का पैसा है, वो ज़्यादा लग गया अब इन कंपेरिजन टू 2011-12। तो आप देखेंगे कि आपकी जीडीपी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो वो दिखाई क्यों दे रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन आया है, ऐसे इसलिए नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, रियल में और नॉमिनल में। तो नॉमिनल का मतलब ये हो गया, नॉमिनल का ये जब आप करंट प्राइसेस पर देख रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है। जब आप कांस्टेंट देखेंगे तो कांस्टेंट का मतलब ये है आपके पास एक बेस ईयर होगा, आप देखेंगे कि उस समय स्थिति क्या थी और आप इन्फ्लेशन उसमें काउंट करेंगे, तो आपका रियल जीडीपी हो गया या फिर आपके कांस्टेंट प्राइसेस हो गए हैं। तो ये कह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी एंड जीएसडीपी, यानी कि हिमाचल की बात हो रही है। तो ग्रोथ रेट आप देखेंगे यहां पर एक शार्प डिप दिख रहा है नीचे की तरफ को। ये शार्प डिप क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण, कोविड के कारण। अब कोविड के कारण सारी इकोनॉमीज कुछ इस तरीके से डिक्लाइन हुई, जहां पर ग्रोथ रेट आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर एक शार्प आपको इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है ना। जैसे नीचे की ओर आई उतना ही ग्रोथ ऊपर को देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं आप वी शेप। तो वी शेप से हमने क्या किया है, इकोनॉमी में हमने बूस्ट किया है या फिर हमने इस तरीके से ग्रोथ किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ ड्राइवर्स कैसे हैं, आप रिकवरी पाथ देख रहे हैं, वी शेप्ड रिकवरी हमने की है, वी शेप जो आपको मैंने अभी बताया। तो मेजर ड्राइवर्स कैसे, जिसके मेजर जो थे इकोनॉमी में, वो आपका कंस्ट्रक्शन था, फाइनेंशियल सर्विसेज था, रियल एस्टेट था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में कहें इसको प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना, और आपके पास नेशनल इनकम होनी चाहिए। अब नेशनल इनकम कितनी है डिवाइडेड बाई आप कर लेंगे पॉपुलेशन, तो आपके पास आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, आपके पास आ जाएगा पीसीआई। तो पीसीआई क्या हुआ, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय है 1,72,276, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात है। यहां पर देखा जाए नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एडवांस एस्टीमेट्स के तहत तो 1,85,854, तो यहां पर ज्यादा दिख रही है, यहां पर आपको कम दिख रही है। क्या मतलब हुआ इसका, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो 2022-23 में 2,18,778 इसका मतलब यह है कि हिमाचल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो नेशनल की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है, विच इज इंपॉर्टेंट। एक स्टेटमेंट आपके लिए बन गई कि नेशनल प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज्यादा है या कम है, ये हिमाचल का फिर से आएगा। अब बात करते हैं हम हिमाचल की। आई होप कि आपका जो नेशनल वाला है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक से हमने इसमें चीजें पढ़ी, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आया हो कुछ, तो बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कांस्टेंट प्राइसेस पर, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, कोई आपके पास एक बेस ईयर होगा, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो हमारे पास एक बेस ईयर है 2011-12, जो हमें रियल स्थिति बता रहा है, जो भी हमें रियल स्थिति बता रहा है उसका मतलब हुआ रियल जीडीपी, रियल स्थिति कि 2011-12 एक कांस्टेंट प्राइसेस है। उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो जीएसडीपी है वो कितनी है, तो 1,42,888 करोड़, विच इज इंपॉर्टेंट फिगर याद रखना है। ग्रोथ रेट कितना है 7.1%, कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इट इज स्लाइटली हायर। अगर हम फाइनेंशियल 2022-23 की बात करें और 2022-23 में कितना था फिर, तो 22-23 में आप देखेंगे कि 1,33,372 करोड़ रुपए। ये आपने याद रखना है, जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम किस पे क्या बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर।
यानी कि हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी काउंट कर रहे हैं। जहां पर हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेंगे, हमें जीडीपी वहां पर ज्यादा दिखाई देगी, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको जीडीपी कितनी दिख रही है, 2,07,430, है ना। ये हम दिख रहे हैं करंट प्राइसेस पर। जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें, इससे कई देखिए फाइनेंशियल 2023-24 में आपको 1,42,800 करोड़, यहां पर कितना दिख रहा है आपको, 2,07,430 करोड़। तो ये ज्यादा है। क्योंकि ये क्यों ज्यादा है, ये इसीलिए ज्यादा है कि क्योंकि यहां पर आप जो है इन्फ्लेशन वहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ करंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। जब भी आपने मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, तो उस एक व्यक्ति ने पिछले 7 पुश्तों की बातें याद निकाल दी कि भैया ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, तुम्हारे पिता ने ये किया था, तुम्हारी माता ने वो किया था, इतनी गालियां दी थी हमको। तो सारा पिछला याद करके, ये जो पिछला था वो सब कुछ याद करके दोनों के बीच में जो बातें थी वो लगभग बराबर होगी। लेकिन यहां पर बात सिर्फ एक ही तरफ की हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, एक ही तरफ कि एक ही व्यक्ति गाली दे रहा है, बस दूसरा शांत है कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो ज्यादा हो जाएंगी फिर वो, है ना। यहां पर संतुलन हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो यहां कम बच गया, यहां पर ज्यादा हो गया। तो करंट प्राइसेस पे आप देखेंगे ज्यादा है, वैल्यूज जो होगी वो ज्यादा, और कांस्टेंट प्राइसेस पर आप देखेंगे कि वहां पर वैल्यू आपको कम दिखाई देगी। तो इसी का अंतर इतना ही है सिर्फ, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1,42,800, और करंट प्राइसेस पर देखेंगे तो 2,07,430। वैसे ही आप यहां पर ग्रोथ रेट 6.9%, यहां पर 7.1%, तो स्लाइटली हायर है। ऐसा भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा था या कम था, कितना ज्यादा था या कितना कम था। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-22-23 में आप देखेंगे जीएसडीपी इतना था, 11.4% की आपको ग्रोथ रेट दिख रही है। इसीलिए आप कहा जाता है कि जब भी बात की जाए ग्रोथ की, इकोनॉमी की ग्रोथ की, इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो कितनी है, तो हमें बात करनी चाहिए करंट कांस्टेंट प्राइसेस पर, ताकि हमें रियल पिक्चर दिखाई दे कि ये रियल पिक्चर आखिरकार इकोनॉमी की क्या है। तो ये हमें जो ग्रोथ रेट है वो हमें किस इस तरीके से हमको दिख रही है कि करंट प्राइसेस पर ये है और कांस्टेंट प्राइसेस पर ये है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट और दूसरा आपका ये हो गया करंट प्राइसेस पर। तो 8.2% आपको दिख रहा है, यहाँ पर 7.1 दिख रहा है। तो पिछले साल कितना था, 6.9, तो थोड़ा सा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि ये स्लाइटली ऐसा हुआ है सिर्फ, लेकिन ऊपर आप देखेंगे डिक्लाइन आया हुआ है ना। ऊपर आपको दिख रहा है डिक्लाइन, यहाँ पर 13.6%। और ये कब की बात है, 2021-22 की बात है। हम सिर्फ करंट प्राइसेस की बात कर रहे थे उस वक्त, है ना। कि जैसे हम -4.2 था उस समय, कोविड का समय था, कोविड के समय के बाद हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। तो 13.6% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन आ गया क्योंकि हम करंट प्राइसेस की बात कर रहे थे। तो 13.6 से हम घट करके आए 11.4, उससे घट करके आ गए 8.2%, जो कि है कांस्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉरी, जिसकी बात हम करंट प्राइसेस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये याद रखना चाहिए आपको, 13.6, 11.4 और 8.2, यहाँ पर 7.6, 6.9 और 7.1। डन। आई होप कि आपको ये कांस्टेंट और जो दूसरा है करंट प्राइसेस है ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें, जहां पर आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो वो एक बार आप बता दें हमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पर कैपिटा इनकम ट्रेंड्स फॉर हिमाचल प्रदेश। प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था अभी, तो पर कैपिटा एट करंट प्राइसेस कितना है, 2,35,199। ग्रोथ रेट कंपेयर्ड टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तो 7.5%। प्रीवियस ईयर जो पर कैपिटा इनकम थी ये हमने ऊपर ही देखा अभी, तो 2,18,788। पर कैपिटा करंट प्राइसेस भी कितनी है, तो वो ज्यादा है, ज्यादा ही होगी करंट प्राइसेस की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन विद ऑल इंडिया फिगर। हम देखेंगे कि हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है इज कंसिस्टेंटली हायर देन ऑल इंडिया फिगर। तो ऑल इंडिया फिगर से हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा ही है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें कैसे देखने को मिलता है, अब ये कहां पर लिखेंगे आप डाटा, जहां पर भी मेंस की बात आएगी कि हिमाचल प्रदेश ने कैसा ग्रो किया है, तो जब ग्रोथ की बात आएगी तो ग्रोथ हमें यहां कहां से पता लगेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 2011-12 में 87,721 थी, तो वो बढ़ करके अब हो गई है 2,35,199। कब, 2023-24 में। तो 10-12 सालों में आप देखेंगे कि इतना इंक्रीज आया हुआ है, जो कि डबल से भी ज्यादा है ना। देन वी हैव कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, दैट इज 7.9%। कंपेरिजन हमने ये ऊपर कर दिया है अभी तक, तो ये इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हिमाचल का जो इंक्रीज ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये 87,000 से लेकर के 87,000 मान लो इसको, और ये 2,35,000 तक हम पहुंच गए हैं। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो 63,000 से लेकर के हम पहुंचे हैं सिर्फ 1,85,000 तक के आसपास।
यह 2023-24 की बात अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स। और ये ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट का उतना एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। अब बात करते हैं जरा कि सेक्टर वाइज आखिरकार जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है, क्योंकि सेक्टर वाइज भी पूछा जाता है। हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का, लेकिन उससे पहले कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है आखिरकार। तो सेक्टर, तीन सेक्टर है मेजर सेक्टर, चौथे और पांचवें की हम बात नहीं कर रहे हैं, तीन सेक्टर हैं, एक आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि जहां पर हम नेशनल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया, फिशरीज हो गया, माइनिंग एंड वेयरिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। टर्शरी में क्या हो गया, जहां पर एक सर्विस सेक्टर है, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट, होटल, रेलवे, रोड, वेटर, सॉरी वाटर, एयर, ये सारा आ गया आपका टर्शरी सेक्टर में। तो ये आपके पास है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। तीन सेक्टर हो गई ये, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब बात आएगी फॉरेस्ट्री की, जब बात आएगी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की बात आएगी हम यहाँ पर जाएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी तो हम दूसरे वाले सेक्टर में जाएंगे। यहां पर लिखा है देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहले हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में आखिरकार इसका डिफरेंस होता क्या है। तो डिफरेंस देखिए, जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है। जीडीपी का तो आप सभी को पता है कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे हिंदी में कहते हैं, कि किसी भी देश में या किसी एक टेरिटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया गया इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, क्या बोल रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है ना। तो वो हो गया आपका जीडीपी। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड। फिर है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। तो जीवीए इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल। यहां पर ये बात नहीं हो रही, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज की, लेकिन यहां पर बात हो रही है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। तो आपके पास जीवीए आएगा, और जीवीए is measured by output reach and used as a proxy for GDP. It is measured by output income and expenditure approaches. जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के आपके पास तीन मेथड्स हैं, जैसे इनकम मेथड हो गया, अलग अलग मेथड है, तो तीन मेथड है, लेकिन इसको हम एज ए प्रॉक्सी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जीडीपी क्या आ गया है, जीवीए, यानी कि जीवीए टोटल जीवीए कितना है, हर एक सेक्टर का जीवीए कितना है, प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस नेट सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट। जीवीए एक अच्छा मेथड है, अच्छा इन द सेंस कि जीडीपी से अच्छा मेथड है कैलकुलेट करने का इकोनॉमी में क्या चला हुआ है ना। तो जीडीपी इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, एंड जीवीए इज यूज्ड टू मेजर सेक्टर वाइज डिटेल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, कि हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना वहां पर चीजें लगी। तो हर एक सेक्टर के बारे में अगर आपको जानकारी डिटेल में चाहिए तो वो आपको जीवीए देगा, ना कि जीडीपी देगा। तो जीडीपी तो हमें फाइनल कह रहा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आखिरकार कितना हुआ, है ना। जीवीए हमें ये बता रहा है कि हर एक सेक्टर में कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहा, कितना उसमें प्रोडक्शन किया गया। तो वो जीवीए जो है वो एक अच्छा मेथड है, इसीलिए अब आप देखेंगे कि हर एक चीज में आपको जीवीए का ही डाटा मिलता है, इसीलिए जीवीए जरूरी है। अब देखिए जीवीए अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर का, तो प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीवीए वॉज 17,036 करोड़, ग्रोथ रेट था -2.2%, कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिक्रीज देखने को मिला। और 2022-23 में आप देखेंगे जो जीवीए था वो 17,417 करोड़ था, ग्रोथ रेट था 5.7%। इसीलिए यहां पर देखेंगे आप डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना, डिक्रीज ही तो देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखो जीवीए जो है कैसे हम बात करेंगे हर एक सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप की बात की तो क्रॉप का जीवीए अलग है, देखो लाइव स्टॉक उसका जीवीए अलग है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग उसका अलग से है, फिर फिशिंग का अलग से है, माइनिंग एंड क्वेरिंग का अलग से है। तो जीवीए इज डिफरेंट फॉर ऑल द सेक्टर, चाहे वो 2021-22 की बात हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो। तो जीवीए हर एक सेक्टर का अलग अलग है, और यहां पर इसको फिर जाकर के प्लस करिएगा, 8 2 10 15 और 15 16 17 इतना ही आएगा, ये जितना यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर
21-22 में ग्रोथ रेट 4.6%, 2022-23 में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट 5.7%, फिर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ग्रोथ रेट 2.2%। लेकिन यहां पर बात आ गई है अब फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट्स की और एडवांस एस्टीमेट्स की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको जीवीए समझ में आ गया होगा। तो जीवीए यानी कि हर एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि क्रॉप का जीडीपी कितना है ना, ऐसा नहीं कहते हम कि क्रॉप सेक्टर का जीडीपी इतना है। हम कह रहे हैं कि फाइनल जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो आपका जीडीपी हो गया। तो जीवीए और जीडीपी में ये डिफरेंस है। तो जीवीए इज बेटर मेथड देन जीडीपी। अब बात करते हैं हम जो ये सारे के सारे जो एडवांस एस्टीमेट है, रिवाइज एस्टीमेट्स हैं, आखिरकार ये क्या है, क्योंकि इससे आगे हम जाएं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होगा, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कैसे होगा आपका, उसमें 1 अप्रैल से लेकर के बात होगी 31 मार्च तक, चाहे कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो। जैसे कि हम बात करते हैं फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 तक, 2024 वाला हो गया ये 2025, क्योंकि बजट जो पेश हुआ है बजट 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 2025 के लिए हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। पहली चीज, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे इसके प्रीवियस ईयर के लिए होगा, क्योंकि जो चीजें हो गई हैं वही तो हम बात करेंगे। इसका मतलब है 2023-24 जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे किया गया है कि इस पिछले वाले ईयर में क्या हुआ। अब ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी शुरुआत कब से हुई होगी, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से कब तक हुई होगी, 31 मार्च 2024 तक हुई होगी। लेकिन जब ये बजट पेश हुआ, जब ये इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, तो ये तो अभी आया ही नहीं। आज की भी हम बात कर रहे हैं, जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो अभी तक पहुंचे ही नहीं ना। हम 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक पेश तो किया गया, लेकिन अभी तक ये चला ही नहीं। हमने इसी टाइम पीरियड में, इसमें ही, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में ही अगला बजट हमने पेश कर दिया। सिंपल सी बात है। तो देखिए हमारे पास जो डाटा होते हैं वो 3 डाटा होते हैं। कैसे, एक आपके पास डाटा है 2022-23, ठीक है, इसको समझ लीजिए 2023-24, और फिर आपके पास हुआ 2024-25। तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है कहानी में। अगर आप ये चीज देखोगे, इन तीनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें हर एक साल लग रहा है। इसमें सबसे एक्चुअल जो डाटा होगा वो किसका हो सकता है, ये वाला ईयर अभी चला हुआ है, ये वाला ईयर अभी चला हुआ है, देखो है ना। हम बात कर रहे हैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, तो ये चला हुआ है। इसका मतलब इसका कंप्लीट डाटा हमारे पास अभी तक तो है ही नहीं। तो कंप्लीट डाटा किसका है, इसका, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। तो ये होते हैं हमारे एक्चुअल डाटा, ये हमारा एक्चुअल डाटा जो बीत गया है ना, जिसे आप एक्चुअल एस्टिमेट्स कहते हैं। भाई ये तो हमारे पास पूरा डाटा है, इसके बारे में पता है, इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अब आगे वाला जो ईयर आने वाला है, जिसके लिए हमने बजट पेश किया है, तो वो क्या होगा आपका बजट एस्टिमेट्स। बजट एस्टिमेट्स ये हो गया आपका 2024-25। इसके लिए तो हमने बजट पेश कर दिया है ना अभी, कि 2024-25 आएगा, उसमें हम ये चीजें करेंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये स्कीम चलाएंगे, ओपीएस लाएंगे, इतनी नौकरी निकालेंगे। तो ये बजट एस्टिमेट्स है कि आने वाले समय में हम क्या चीजें करने वाले हैं। तो बजट एस्टिमेट ये हो गया। रिवाइज एस्टिमेट्स क्या हुआ, देखो रिवाइज एस्टिमेट का मतलब ये है कि जब तक हमें ये चीजें पता है नहीं कि क्या होने वाला है, जहां तक हमें पता है कि ये इस वाले साल में ये चीजें हुई, जो आने वाला समय था, अप्रॉक्सीमेटली ये जनवरी में, 7 जनवरी या फिर उसके आसपास वाले महीने में या तारीख में इसको जारी कर दिया जाता है। उसे कहते हैं आप रिवाइज एस्टिमेट्स। उसे क्या कहा जाता है, रिवाइज एस्टिमेट्स। क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें डाटा तो चाहिए ही कि भैया हमने बजट एस्टिमेट पिछले वाले के लिए जो बजट एस्टिमेट रखा था, क्योंकि इसके लिए तो बजट पेश हुआ होगा, इसके लिए भी तो बजट पेश हुआ होगा ना, 2022-23-24 के लिए बजट पेश हुआ होगा। लेकिन ये चीजें अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमने सड़क बनाने के लिए अगर हमने 100 करोड़ रखे थे, तो क्या उसमें 100 करोड़ लगे, या तो ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ प्लस लगे होंगे, 100 करोड़ से ज्यादा लगे होंगे, या ऐसा हो सकता है 100 करोड़ से कम लगे होंगे, 80 करोड़ लग गया तो 20 करोड़ तो बच गए फिर।
तो इसका मतलब ये है कि इस 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जो घटना बीती, कितना पैसा हमने किस सेक्टर में लगाया, वो आपका हो गया रिवाइज एस्टिमेट्स। क्या हो गया वो? रिवाइज एस्टिमेट अभी तक का। इसमें फिर फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स आता है, इसका फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट आता है, और फिर आपका इसका सेकंड रिवाइज एस्टिमेट आता है। जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट ये हो गया, फिर आपका सेकंड रिवाइज एस्टिमेट्स आता है 1 ईयर और 10 महीने बाद। फिर थर्ड रिवाइज एस्टिमेट आता है आपका 2 इयर्स 10 मंथ्स आफ्टर द सक्सीडिंग ईयर। तो ये आता रहता है, ठीक है। ये तो हो गया रिवाइज एस्टिमेट का मतलब हो गया रिवाइज करना है चीज को, कि हमने क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, तो आपने क्या क्या पढ़ा वो रिवाइज करना हुआ। सिंपल सी भाषा में कहें तो आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, वही यहां पर भी हो गया कि आपने अभी तक क्या क्या किया, बस उसका ही हमने रिवीजन किया, ये आपके पास डाटा है। एक होता है अब इसमें एडवांस एस्टिमेट्स, ठीक है। एडवांस एस्टिमेट्स का मतलब ये है कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, ये वाला जो साल है ये चला हुआ है अभी तक, है ना। जब ये साल चला हुआ है, लेकिन हमने एडवांस में ही एस्टिमेट रख दिया कि भैया ये घटना बीतने वाली है, इतना पैसा यहां लगने वाला है, इतना यहां लगने वाला है, ये सब चीजें हैं, तो उसका हुआ एडवांस एस्टिमेट्स। उसका मतलब क्या होता है? एडवांस एस्टिमेट्स कि भैया एडवांस में जो एस्टिमेट रखे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है ये खत्म नहीं हुआ, उससे पहले आपने ये डाटा रख दिए, उसे कहते हैं एडवांस एस्टिमेट्स। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस डाटा, आपके पास एडवांस एस्टिमेट्स का मतलब क्या हुआ, सॉरी एक्चुअल डाटा हो गया, और रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होता है, बजट एस्टिमेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो बेसिक चीजें आपको पता लग गई होंगी, नहीं लगी होंगी एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब यहां पर यही कहने वाला है कि फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स में जो ग्रोथ रेट था आपको लिख रहा है 5.7%, है ना। देन वी हैव अगर सेक्टर ब्रेकडाउन किया जाए तो ये उतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है -2.2। अभी की बात की जा रही है इसीलिए ये ज़रूरी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो ग्रोथ रेट -2.2%, ठीक है। ये सेक्टोरल डिवीजन है जिसको आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपका सेक्टोरल डिवीजन था, यहीं पर तो हमने देखा था कि सब सेक्टर में कितना कितना ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट प्राइसेस पर ये भी बताया गया है, ठीक है। लाइव स्टॉक सेक्टर हो गया, फिशिंग सेक्टर हो गया, किस में कितनी ग्रोथ है, तो लाइव स्टॉक सेक्टर में 4.1 की ग्रोथ है, माइनिंग इंक्वायरी में आप देखेंगे कि 5.8 का ग्रोथ रेट है। देन वी हैव सेकेंडरी सेक्टर का GVA यहाँ पर बताया गया है, तो ये यहाँ पर आना था वैसे, खैर। सेकेंडरी सेक्टर GVA, तो यहां पर भी हम बात कर रहे हैं कि भैया हर एक सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई में कितना हुआ, है ना। तो GVA ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कितना है? 63,424 करोड़। कितना? 63,424 करोड़, जिसमें आपको इंक्रीज या फिर ग्रोथ जो देखने को मिल रहा है 9.3 का। कितना? 9.3 का। इससे पहले 5.1 का। इससे पहले कितना था? 5.1 सेकेंडरी सेक्टर का। अब हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 9.3% का। तो यहां पर जो GVA है, GVA फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर इज 63,424 करोड़। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। इसी का ही GVA का ही जो सेकेंडरी सेक्टर का हम देख रहे हैं, उसका यहां पर सेक्टर ब्रेकडाउन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गैस में कितना हुआ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना हुआ। तो ये वाला जो सेक्शन है इसका सब डिवीजन है, याद रहता है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो ये आपको याद रहना ही चाहिए कि GVA फ्रॉम दिस सेक्टर कितना है। तो सब सेक्टर GVA, तो ये यहाँ पर बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, इलेक्ट्रिसिटी में, कंस्ट्रक्शन में कितना है, और ग्रोथ रेट अलग अलग सेक्टर का लगभग कितना है। नेक्स्ट वी हैव टर्शरी और सर्विस सेक्टर। तो GVA या हम कहें कि GSVA एक ही बात है। GVA की बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो 54,253 करोड़, और ग्रोथ रेट 7.4%। कितनी है? 7.4%। ये आपको दिख रहा है 54,000, तो 54,000 याद रह सकता है ना। स्टार्टिंग वाला जो है वो आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने देखा था, फिर से वापस जाते हैं, यहीं पर फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। याद क्या रखना है आपको? ये प्राइमरी सेक्टर का GVA कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, पिछले साल कितना था, ठीक है। फिर हमने इसका सब सेक्टर किया कि भैया कितना सेक्टोरल ब्रेकडाउन है, उसी सेक्टर का ब्रेकडाउन किया हमने। फिर हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, जो ये वाला डाटा था, मैंने कहा था ये आपको याद रखना है। फिर उसका सेक्टर डिवीजन हमने किया, उसके साथ में ही हमने आपको बताया कि टर्शरी और सर्विस सेक्टर में कितना है ना GVA, ये आपको याद रखना है। ये उसका टर्शरी सेक्टर का
सेक्टर ब्रेकडाउन हो गया, इसका ये ब्रेकडाउन हो गया, ये वाला ब्रेकडाउन इसका हो गया। तो ये इतना याद रहता है, ठीक है, नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर कितना ग्रोथ रहता है। यहाँ पर देखो 7.4, ये आपको दिख रहा है 7.4, है ना, ये 54,000 समथिंग 2053। दिस इज सब सेक्टर वाइज जीवीए। किसका हम बात कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर की। तो ट्रेड में कितना लगा, ट्रेड, रिपेयर, होटल में, ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रियल एस्टेट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अदर सर्विसेज में, हर एक सेक्टर में कितना है, इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास 53,253 समथिंग आ जाएगा, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है। कंपेरेटिव सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना देखा हमने अभी 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 जस्ट हमने ऊपर देखा कि -2.2। कब की बात है? ये एडवांस एस्टिमेट्स की हो रही है 2023-24। क्यों एडवांस एस्टिमेट की बात हो रही है? अब ये तो खत्म हुआ ही नहीं अभी, है ना। ये वाला जो था 2023-24, आज अगर हम बात कर रहे हैं तो नहीं खत्म हुआ है, अभी चल रहा है, अभी अभी खत्म होगा। ये कब खत्म होगा? तो आपका 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स, प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है -2.2%, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट है 9.3%, और टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ रेट है 7.4%, विच इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, -2.2, 9.3% एंड 7.4%। ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स की बात हो रही है 2022-23 की, तो 5.7%, ये 5.1% और 10.4%। ठीक है। देन वी हैव सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। हर एक सेक्टर का जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है। पहले हमने बात की ग्रोथ रेट की, हमने बात की पैसों की, कितने करोड़ या कितना वो वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने ये अभी देखा ऊपर, जीवीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 27,147 करोड़, एंड शेयर इन जीवीए इज 14.1%। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा शेयर इन जीवीए 42.4%, एंड टर्शरी सेक्टर शेयर इन जीवीए इज 43.5%। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 100% आ जाएगा। कि हमारे पास 100% है, तो 100% में से कितना कितना कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी का है और टर्शरी सेक्टर का है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। डन। क्योंकि ऊपर हम बात की थी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की, यहां पर अगर बात की जाए, देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि 14 पॉइंट ज्यादा कैसे आ गया। ये जब हम बात कर रहे थे इधर, यही बात कर रहे थे हम, है ना, जीवे की बात कर रहे थे हम, और यहां पर 17.36 करोड़, 17,000। चलो इसको रहने दो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ये वाला हमारा क्लियर हो गया। ये तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? शेयर इन जीवीए 14.1%, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है? 42.4%, टर्शरी सेक्टर में 43.5%। तो ये अलग अलग चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? देखो ये वाला, ये भी आपको याद रहना चाहिए, 27,147 करोड़, 81,968 करोड़, 84,005 करोड़। तो ये दोनों तो लगभग बराबर ही हैं, ये दो आपको याद रह सकते हैं, ये दोनों लगभग आसपास ही हैं और इसका कंट्रीब्यूशन कम है। अगर इसका एनालिसिस की जाए तो ये यहां पर भी है, सबसे कम आपको ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ज्यादा ये दिख रहा है। सेक्टोरल एनालिसिस की हम बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, लीस्ट है, लेकिन ये जरूरी है। वाइटल सेक्टर है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहां पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किया जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव के कारण, इन्वेस्टमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके कारण यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जीवी का शेयर सेकेंडरी सेक्टर का हमें ग्रोथ देखने को मिली उसमें। टर्शरी सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ये क्यों हुआ है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण, पॉलिसीज टू फोस्टर ग्रोथ इन सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर का जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है परसेंटेज, इस तरीके से। दिस इज सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए एट करंट प्राइसेस। तो कितना है ये आपने याद रखना है। इस सब चीजों से ही आपके पास, ये सब चीजें आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस। और ये कैसे आया? जब हमने ऊपर बातचीत की थी अभी तक कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ये आपका टर्शरी सेक्टर हो गया। डन। तो तीनों सेक्टर का आपके पास ये वैल्यूज थी, ये वैल्यूज थी, हमने अभी देखा ऊपर, है ना। अभी जस्ट हमने देखा अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया कि इस वाले फाइनेंशियल की जो बात हो रही है कंप्लीट नहीं हुआ है, वो है आपका एडवांस एस्टिमेट। तो ये हो गए 3 सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट बेसिक प्राइसेस, तो वो कितना है? 1,93,120। इन सबको प्लस करो, ये आपके पास आ जाएगा 1,93,000। जैसे 8 और 7 कितने हो गए? 8, 7, 15, और 15 और 5
20 हो गए, तो यानी कि 0 तो आएगा ही। इसका मतलब इन सब को प्लस करके आपके पास जो संख्या आएगी 1,93,120 आ रहा है, 1 करोड़ में है। और नेट टैक्सेस एड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड लेस सब्सिडीज, यहां पर आपको क्या करना है, नेट ऑफ टैक्सेस, यानी कि सब्सिडी को माइनस करना है, टैक्स को प्लस करना है। आपके पास इतना आ जाएगा, 14,310 आ जाएगा। आपने क्या किया, यहां पर टैक्सेस को प्लस किया, सब्सिडी को माइनस किया, आपके पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, विच इज इंपॉर्टेंट। आपके पास आ गया है 2,07,430। सारा डाटा आपके पास आ गया ना कंपाइल करके। जो चीज हमने शुरुआत की थी वहीं तक तो हम पहुंच गए। सिंपल तो कहानी हो गई कि भैया हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखा, फिर हमने देखा कि जीवीए एट करंट बेसिस प्राइसेस कितना है, और आपके पास नेट आ गया कि 2,07,430 अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स जीवीए एट हमारे पास आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। डन। क्योंकि जब भी आप कोई चीज मार्केट में लाओगे, ये 10 रुपए है, 10 रुपए की कोई चीज है, या फिर हम कहेंगे 8 रुपए की कोई चीज है, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस टैक्सेस कर देंगे। मान लीजिए टैक्स 2 रुपए है और माइनस 1 रुपए जो है आपको सब्सिडी भी दी गई थी, तो आपके पास नेट ही तो आ जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अब हम जीडीपी ही की बात करते हैं यहां पर, सॉरी जीवीए की बात ही है यहां पर। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में वहां पर शेयर इन जीवीए 13.57। यहां पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की, हम पूरा नहीं बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कितना है। प्राइमरी सेक्टर में और भी चीजें आती हैं, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की, एग्रीकल्चर से संबंधित और उससे एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो शेयर आपको दिख रहा है टोटल वर्कफोर्स 58.3%, विच इज हाईएस्ट। हमने बात की थी अभी तक कि भैया हाईएस्ट जो था वो तो आपका सर्विस सेक्टर हो रहा था, टर्शियरी सेक्टर हो रहा था, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो रहा था, लेकिन यहां पर शेयर ऑफ वर्कफोर्स कितना है, 58.37%, और शेयर इन जीवीए 13.5%। इंडिया का अगर देखा जाए तो 45.73 और शेयर इन जीवीए 18.97%। यानी कि टोटल वर्कफोर्स जो इसमें काम कर रही है वो कितनी है, एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इतने लोग काम कर रहे हैं, 58.37%। वैसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है वो है 16.94%, और टर्शियरी सेक्टर में 24.35%। और शेयर अगर जीवीए में देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर का है 41.98 और टर्शियरी सेक्टर का है 44.08%। ठीक है, तो इसकी तो ज़रूरत है ही हमें। एम्प्लॉयमेंट और इम्पोर्टेंस क्यों है सर्विस सेक्टर की, क्योंकि ये डाटा वहीं का है, इतना परसेंट है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर अब बात की जाए इंडिया की, तो वो सर्विस सेक्टर में 28.94 है, और हिमाचल प्रदेश में सर्विस सेक्टर का है 34.35%। तो ये हो गया आपका शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट। हिमाचल का भी बताया गया है, देखो ये आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये आपका सेकेंडरी, और ये टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 13.94। यहां पर आगे इंडिया की अगर बात की जाए, ये जीवीए का बात हो रहा है, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कितना है, हिमाचल का है 58.71%। ये डाटा बहुत 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 ज़रूरी है, मार करके रखो, याद करके, जैसा आपको याद रखना है वैसे रखो, लेकिन याद होना चाहिए ये डाटा आपको कि प्राइमरी सेक्टर में शेयर इन जीवीए कितना है। शेयर इन जीवीए हिमाचल का 13.94%, इंडिया का बात की जाए तो 20.94%, 97। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर का 58.71, और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया 46.07%। वैसे ही आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, वैसे ही आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया। ये सारे आपको याद होना चाहिए, ये डाटा बहुत ज़रूरी है जहां पर मैं आपको मार्क कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया। तो जीडीपी की यहां पर बात की गई है 2011-12 की टू 2023-24 एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, दोनों का बताया गया है, ग्रोथ रेट भी बताई गई है। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए 2023-24 में जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट हिमाचल की बात हो रही है ये, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस 2,07,430 जो हमने अभी ऊपर निकाला था, यहीं पर जस्ट हमने यहीं पर एक दो स्लाइड ही ऊपर, यहां पर देखो
हमने निकाला था ना यहाँ पर कि करंट प्राइसेस में कितना आएगा, और कैसे निकाला था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसमें से हमने माइनस कर दिया था, माइनस प्लस कर दिया था, प्लस किया था आपकी टैक्सेस को, माइनस किया था सब्सिडी को, आपके पास ही आ गया था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है, देखो कि हिमाचल प्रदेश का जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज 2,07,430 और ग्रोथ रेट है 8.2% का। लेकिन जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि 2011-12 की अगर बात की जाए तो कम आएगा। स्टार्टिंग में हमने बात की थी 1,42,800 करोड़, और ग्रोथ रेट की बात की जाए कांस्टेंट प्राइसेस पर तो 7.1%। हमेशा आप देखेंगे कि ये वाला लो रहता है और ये दोनों जो है वो हाई रहते हैं। दोनों की बात नहीं कीजिए, ये वाला हाई ही रहता है। ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का ये है, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई इश्यू नहीं है। इंडिया का तो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, उसकी चर्चा हम इसमें नहीं कर रहे हैं। कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नेशनल इकोनॉमी की बात की गई है, ग्रोथ 5 ईयर प्लान की कितनी है, तो 2023, क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान के बाद फिर एनुअल प्लान आते हैं, यहाँ पर खत्म हो गया तो एनुअल प्लान आए। अब 2023-24 में आप देखेंगे 7.1 और 7.3% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल रही है भारत और हिमाचल प्रदेश में, और ये बात की गई है कांस्टेंट प्राइसेस पर। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। क्या होता है कि अ, इतनी लंबी वीडियो थोड़ा सा देखना मुश्किल भी हो जाता है, तो लेकिन शेयर बाकियों के साथ कीजिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अपने व्यूज़ जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिसे स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, हर एक कोर्सेज़ के लिए वहाँ पर ऑफ मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।